रोज लाशों का आना जाना और उसको दफनाने की क्रिया को देखना अब अली के लिए आम बात हो चुकी थी। मेरठ के एक छोटे से शहर में बने एक विशाल कब्रिस्तान में अली को अब काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। फुटपाथ पे पला बड़ा अली, जिसका दुनिया में कोई नहीं था, और वो जो अपनी ज़िंदगी में इतनी गरीबी देख चुका था कि अब गरीबी ही उसको उसका परिवार लगने लगी थी। एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटाने वाला अली आज 20 साल का हो चुका था और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छे समय का चक्र उसके सीमा में नहीं था। उसने जैसे तैसे एक कब्रिस्तान में चौकीदार की नौकरी पा उसमें काम करने लगा था। अब अली की जीवनचर्या सुधर चुकी थी। कब्रिस्तान के कमेटी वालों ने अली को कब्रिस्तान में बना एक छोटा सा कमरा दे रखा था। अली की तनख्वाह 3000 थी, जिससे अली अपना खाना और अपने कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। जिस कमरे में अली रहता था वो इतना छोटा था कि उसमें एक चादर बिछाने और एक स्टोव जलाने की ही जगह थी, लेकिन अली अब खुश था। अली कब्रिस्तान में रोज़ 5-6 लाशों की कब्रें खोदता और रात में पूरे कब्रिस्तान में गश्त लगाता। अली पूरे कब्रिस्तान में अकेला रहता था, किसी का ना कोई आना और ना किसी का कोई जाना था। उस कब्रिस्तान में जब कोई मुर्दा दफन होने आता तो अली कब्र खोद देता और रात में कब्रों की रखवाली करता। अली दरवाजे की आवाज़ सुन अपने बिस्तर से उठता है और आंखों को मलता हुआ गेट खोल देता है तो वो देखता है कि कमेटी का एक मेंबर उसके गेट पे था। तो वो कितनी बार बोला है कि गेट खोल के सोया कर। सर पे टोपी पहने और बदन पे सफ़ेद कुर्ता डाले हुए वो आदमी बोलता है। ये सुन अली कहता है, भाईजान कभी कभी जंगली कुत्ते कमरे में घुस खाना खा जाते हैं, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अली कहता है। अली की ये बात सुन वो आदमी कहता है, ये बता तुझे हमने यहाँ क्यों रखा है? कब्रिस्तान की रखवाली के लिए, लेकिन हुआ क्या? अली कहता है, कब्रिस्तान में 2 कब्रों में से लाश गायब है। उन तीनों कब्रों को किसी ने खोद के लाशें निकाल ली। आदमी कहता है। आदमी की ये बात सुन अली को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। अली तुरंत बोलता है, मैं तो रात भर कब्रिस्तान में गश्त लगा रहा था, लेकिन रात में तो सब ठीक था। अली की ये बात सुन वो आदमी अली को अपने साथ ले जाता है। चल दिखाता हूँ तुझे, तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बोलता हुआ कमेटी का वो आदमी अली को सीधा उन कब्रों के पास ले जाता है जिन कब्रों से मुर्दे गायब थे। वहाँ पहुँच अली देखता है कि कब्रें जो पक्के सीमेंट की बनी हुई थी वो अब खंड खंड नज़र आ रहा था। ये देख अली कहता है, भाईजान मैंने तो रात भर गश्त लगाई है, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अली की ये बात सुन आदमी समझ जाता है कि अली सच बोल रहा है, क्योंकि अली वहाँ 3 साल से काम कर रहा था और इतने सालों में अली के रहते कोई घटना इससे पहले नहीं हुई थी। ठीक है, आज रात ठीक से गश्त मारना, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, आदमी कहता है। आदमी की बात सुन अली हाँ में गर्दन हिला देता है और ये कहता हुआ वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। और उसके जाते ही अली भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और सोचे जा रहा था कि कैसे हो सकता है, मैं तो रात भर कब्रिस्तान में था। सूरज की रोशनी अब ढलने लगी थी और अब चांद ने अपनी रोशनी काले बादलों में फैलाना शुरू कर दिया था। रात एक बार फिर से आ चुकी थी। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था और अली अपने कमरे में खाना खा रात की गश्त लगाने के लिए तैयार होने लगा था। शीशे के सामने कंघे से अपने बालों को झाड़ते हुए और अपने पास में रखे टॉर्च को ले और अपने कमरे का गेट लगा अली कब्रिस्तान के लिए निकल चुका था। कब्रिस्तान का सन्नाटा और जंगली पेड़ों से घिरा कब्रिस्तान काफ़ी भयावह दिख रहा था, लेकिन अली को इस भयावह कब्रिस्तान की आदत थी। रात में रोते कुत्ते और झिंगुरों की आवाज़ कब्रिस्तान को डरावना दिखा रही थी और अली अपने हाथ में लिए टॉर्च से कब्रिस्तान का गश्त मारे जा रहा था। लगातार गश्त लगाने के बाद जब अली थक जाता तो अली वहीं कब्रिस्तान के बीच बैठ बीड़ी जला के पीने लगता। अली अभी अपनी बीड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि उसकी नज़र गेट पे खड़ी एक औरत पे पड़ती है। सफ़ेद कपड़े में उस औरत को देख अली अपनी बीड़ी बुझा देता है और औरत को देखने लगता है और वो औरत भी बिना कुछ कहे अली को देखे जा रही थी कि तभी पीछे से कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुन अली पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगता है और जब कुत्तों की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो अली फिर से गेट की तरफ उस औरत को देखने के लिए मुड़ता है तो वो देखता है कि वो औरत वहाँ नहीं थी। ये देख अली ज़मीन से उठ
गेट के पास जाने लगता है और जब अली गेट के पास पहुंच जाता है तो वो गेट के दोनों तरफ अपनी गर्दन घुमा के देखने लगता है कि वो औरत गई कहाँ। और जब अली को कोई नहीं दिखाई देता तो अली कब्रिस्तान की तरफ पलट गश्त मारने के लिए जाने लगता है कि तभी अली के कानों के पास से होती हुई एक हवा गुजर जाती है। ये एहसास महसूस होने के बाद तुरंत अली पलट के देखता है, लेकिन अली को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब अली अपने कदमों को तेज़ कर देता है और फिर से कब्रिस्तान में पहुँच जाता है और गश्त लगाने लगता है। और कुछ देर के बाद अली को किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। सुनिए। ये आवाज़ सुन अली एकदम से पीछे मुड़ जाता है और अपनी टॉर्च की लाइट सामने मार देता है तो वो क्या देखता है कि वही औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। सर को साड़ी के पल्लू से ढके वो औरत अली को देख रही थी। उस औरत को कब्रिस्तान में देख अली डर जाता है और तुरंत कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ देखता है तो अली को दरवाज़ा बंद दिखाई देता है। दरवाज़ा बंद देख अली तुरंत बोल उठता है, आप अंदर कैसे आई? दरवाजे से, औरत कहती है। औरत की बात सुनते ही अली कहता है, आपको दिखाई नहीं देता कि ताला लगा हुआ है? ये कहता हुआ अली गेट की तरफ देखने लगता है और अली दरवाजे को जब दोबारा देखता है तो देखता है कि दरवाजे का ताला खुला हुआ था। ये देख अली को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो औरत की तरफ देखने लगता है और कहता है, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? अली की ये बात सुन औरत कहती है, मैं अपने घर जा रही थी लेकिन रात बहुत हो गई थी और आगे रोड के दोनों तरफ घना जंगल है कि तभी मेरी नज़र आप पे गई तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि कोई मोबाइल या फ़ोन होगा आपके पास ताकि मैं अपने घर पे बात कर लूँ। औरत की ये बात सुन अली कहता है, नहीं मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। अच्छा तो क्या सुबह होने तक मैं यहीं रुक सकती हूँ? औरत की ये अजीब सी बात सुन अली मन ही मन में सोचने लगता है कि पागल है क्या ये औरत जो कब्रिस्तान में रुकेगी। जी आपको इस कब्रिस्तान में डर नहीं लगेगा? अली कहता है, नहीं मैं पास में ही रहती हूँ और मेरा इस कब्रिस्तान के पास से रोज़ का आना जाना है। औरत की बात सुन अली समझ नहीं पा रहा था कि वो उस औरत को क्या बोले कि तभी वो औरत बोल पड़ती है, कुछ देर की ही बात है, 3 घंटे बाद तो सुबह हो ही जाएगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। औरत की बात सुन अली हाँ में गर्दन हिला देता है। मेम साहब मैं गश्त मार के आता हूँ, आप यहीं कहीं बैठ जाइए। अली की ये बात सुन वो औरत कहती है, मैं भी चलूँ आपके साथ? औरत की ये बात सुन अली एकदम दंग सा रह जाता है और सोचने लगता है कि ये औरत आखिर बोल क्या रही है। क्या बोला मेम साहब आपने? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा मैं भी चलूँ आपके साथ? मैम वो कब्रिस्तान में लाइट नहीं है, आपको वहाँ डर लगेगा, आप यहीं कुछ देर आराम कर लीजिए। अली कहता है, नहीं मुझे डर नहीं लगता। अब दोनों ग्रुप अंधेरे कब्रिस्तान में एक साथ चल रहे होते हैं। अली आगे और औरत पीछे चल रही थी। अली बार बार हल्का मुड़ता और औरत को पलट के देखने लगता और जब भी अली की नज़र उस औरत पे पड़ती तो वो पाता कि वो औरत उसी को देख रही होती है। अली अंदर से डरने लगा था और सोचे जा रहा था कि कोई औरत एक कब्रिस्तान में कैसे रुक सकती है। अच्छा अली एक बात बताओगे? अली अपना नाम सुन घबराता हुआ औरत से कहता है, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आपने अभी तो बताया था कब्रिस्तान के दरवाजे के पास। अली उस औरत की बात सुन अब सीधा चले जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था कि तभी वो औरत फिर से बोलती है, अली आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता? ये बात सुन पहले तो अली कुछ देर खामोश रहा और कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, मैं यहाँ 3 साल से हूँ इसलिए अब डर नहीं लगता। आप आत्माओं में मानते हैं? औरत की बात सुन अली बोला, नहीं मेम साहब। क्यों? आत्माओं में क्यों नहीं मानते? कभी कोई आत्मा नहीं दिखी क्या यहाँ? नहीं मेम साहब। अली कहता है, अच्छा अली आपको अगर आज कोई आत्मा दिख जाए तो आप क्या करेंगे? औरत बोलती है। औरत की ये बातें अब अली को डराने लगी थी। वो मन में सोच रहा था कि ये औरत ऐसी बातें क्यों कर रही है। मेम साहब आत्माएं नहीं होती, अगर होती इन 3 साल में मैं ज़रूर कुछ देखता इस कब्रिस्तान में। मैं तो मानती हूँ, मैंने तो कई बार आत्माएं देखी हैं बचपन में। औरत कहती है, अच्छा वो कैसे? अली कहता है, मेरी अम्मा बताती थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर आत्माएं वास करती थी। औरत की ये बात सुन अली कहता है, क्या कहा मेम साहब? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने कहा जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं वास करती थी। मेम साहब छोड़िए ये सब, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा अपने कमरे में जा आराम कर लेता हूँ। अली की ये बात सुन औरत हाँ में सर हिला देती है। मेम साहब पास में ही एक बेंच है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, मैं कुछ देर में आता हूँ। औरत और अली बात करते करते कब्रिस्तान के बीच में पहुँच चुके थे। दोनों के चारों तरफ सिर्फ कब्रें थीं और आगे कब्रिस्तान भी ख़त्म हो गया था।
कि तभी वो औरत एक कब्र के पास जा बैठ जाती है और ये सब अली खड़े खड़े चुपचाप देख रहा था। वो औरत अपने घुटनों के बल बैठ उस कब्र को लगातार देख रही होती है। वो औरत उसी कब्र पे बैठी होती है जिसमें से लाशें कल गायब हो गई थी, और वो औरत एकदम से रोने लगती है। ये सब देख अब अली की धड़कनें तेज होने लगी थी। अली अब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। डरा हुआ अली अब उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है और औरत के पास जा कहता है, मेम साहब, आपका कोई अपना था इस कब्र में? अली के ये पूछने के बावजूद वो औरत रोई जा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। अब अली वहाँ के माहौल को देख के समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, और अली अब अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे खींचने लगता है। अली के कदमों की आहट सुन वो औरत अली से कहती है, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, अली कहता है। अब वो औरत कब्र के पास से खड़ी हो जाती है और धीरे से अली को देख मुस्कुराने लगती है। औरत अली के डरे हुए चेहरे के हाव भाव को देख मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, इतने डरे क्यों हो? जब तुमने इन कब्रों की लाशों को निकलवाया था तब तो नहीं डरे थे। ये सुनते ही अली को ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। आप क्या कह रही हैं? अली कहता है। अब औरत धीरे धीरे अली के पास आते हुए कहने लगती है, वही जो तुमने कल रात हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर किया था। इन कब्रों को खुदवा और कुछ पैसों के लिए इन कब्रों की लाशें बेच दी। औरत की ये बात सुनते ही अली बोल उठता है, कौन है तू? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तू इस कब्रिस्तान में रुकने के लिए कह रही थी। बोल, तुझे किसने भेजा है? कमेटी वालों ने? तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगा? अभी तक मैं सैकड़ों लाशों को कब्र से निकाल बेच चुका हूँ, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन बस कल एक गलती हो गई। जल्दी जल्दी में कब्र के पत्थरों को ढकना भूल गया, और इसी गलती की वजह से मेरा ये राज आज खुल गया। अली की सारी बातें वो औरत चुपचाप सुने जा रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी। अब अली उस औरत के पास बढ़ता हुआ कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे भी इस कब्र में दफनाने वाला हूँ। अली कितना कहते ही वो औरत अली का हाथ पकड़ लेती है कि तभी अली की नज़र औरत के हाथ पे जाती है। तो वो क्या देखता है कि जिस हाथ से औरत ने अली का हाथ पकड़ा था वो हाथ पूरा सड़ा हुआ था और हाथों पे बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे। ये देख अली तुरंत अपना हाथ झटक देता है और औरत को देखने लगता है, लेकिन अब वो औरत नहीं थी। चेहरे पे उस औरत के सिर्फ हड्डियाँ थीं, सर पे एक भी बाल नहीं था, आंखें एकदम धंस चुकी थी मानो किसी ने आंखें निकाल ली हो, और बदन पे कफन का कपड़ा था जो किसी मुर्दे को दफनाते समय पहनाते हैं। ये देख अली वहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगता है और भागता हुआ कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुँच जाता है तो देखता है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। ये देख अली सोचने लगता है कि ये तो गेट खुला हुआ था। अब पूरे कब्रिस्तान में कुत्ते जोर जोर से रोने लगते हैं, मानो उन्हें भी कब्रिस्तान की वो आत्मा दिखाई देने लगी हो। अब अली समझ नहीं पा रहा था और अली कब्रिस्तान के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता भी तो कैसे? ताले की चाबी तो अली के कमरे में थी। कि तभी पीछे एक डरावनी सी हंसी की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। हंसी की आवाज़ सुन अली के डर का ठिकाना नहीं रहा था। ताला खोलने की नाकाम कोशिश अली को और मुश्किलों में डाल रही थी, लेकिन अब कुत्तों का रोना अचानक बंद हो गया था। ये देख अली अब कब्रिस्तान की तरफ मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। घबराता हुआ अली अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन जब वो भयानक सी दिखने वाली आत्मा को कहीं नहीं पाता तो अली की सांस में सांस आती है। तो अली को अब थोड़ा साहस महसूस होता है। अब अली सोचे जा रहा था कि कैसे हो सकता है, क्या वो सच में कोई आत्मा थी या सब मेरा वहम था। गेट के पास अली खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा होता है कि अली को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। अली अपनी गर्दन पीछे की तरफ धीरे से घुमाता है तो वहाँ कोई नहीं होता कि तभी अली के सामने उस औरत की आत्मा उसके सामने खड़ी हुई थी। ये देख अली चिल्लाता हुआ अपने कमरे की तरफ भागने लगता है और बीच कब्रिस्तान में गिरता पड़ता हुआ अपने कमरे के पास पहुंच जाता है और कमरे का गेट खोल अंदर पहुंच जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। तेज लंबी लंबी सांसों के साथ अली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि इतने में उसे किसी के गेट पे होने की आहट आने लगती है। ये आहट सुन अली गेट के पास जा गेट को पकड़ लेता है। अभी कुछ देर गेट को पकड़े ही हुआ था कि अब वो आहट जो गेट के बाहर से आ रही थी वो अब आना बंद हो गई थी। अब अली की धड़कनें थोड़ी धीमी हो गई थी।
तभी अली ने सोचा कि बाहर के गेट की चाबी ले वो कब्रिस्तान से बाहर निकल जाए, और अली चाबी ढूंढने लगा। हर तरफ ढूंढने के बाद जब चाबी नहीं मिली तो अली को याद आया कि चाबी तो उसने शीशे के पीछे रखी थी। शीशे के पास जा अली चाबी को ढूंढने लगा कि तभी अली की नज़र शीशे पे गई। उसने देखा कि वही औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। ये देख अली रोने लगा और कहने लगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अली की ये बात सुन वो औरत बोली, मैं और मेरा बेटा आराम से अपनी कब्रों में सो रहे थे, और फिर तूने कल रात मेरे और मेरे बेटे की कब्र को खोद दिया। हमारी लाशों को तूने कुछ रुपयों के लिए तूने हॉस्पिटल वालों को भेज दिया, और तूने मुझसे मेरा बेटा दूर कर दिया। उस आत्मा की बात सुन अली अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। गेट खोल अली। कमेटी का मेंबर अली के कमरे का गेट खटखटाए जा रहा था। काफ़ी देर बीतने के बाद भी जब अली ने गेट नहीं खोला तो उस आदमी ने गेट पे ज़ोर से लात मार उस गेट को तोड़ दिया। और जब उस आदमी की नज़र अली के कमरे के अंदर पड़ी तो उसने देखा अली की गर्दन अली के बिस्तर पे रखी थी और अली के नीचे का शरीर शीशे के पास पड़ा हुआ था।